मुंबई विश्वविद्यालय की लोककला एकेडमी इनके संयुक्त कोलैबोरेशन में ये वेबिनार हम करने जा रहे हैं। वेबिनार का सब्जेक्ट है लोककला और लोक साहित्य में लोक वाद्यों का महत्व। पिछले कुछ दिनों में हमने मुंबई विश्वविद्यालय या फिर कल्पेश जी दलाल और मनोहर जी, हम 3 एक्सपर्ट ने वेधुन कल्चरल सेंटर के लिए लोक वाद्यों का एक वर्कशॉप किया था, जिसका एक बहुत अच्छा किताब इस भारत सरकार के सामने आया है। और उस किताब का हर किसी रिसर्चर या कोई लोक वाद्य का जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे, उनको उसका फायदा हो सके और वो अपने रिसर्च में इन लोक वाद्यों को जो लोक वाद्य डोमिनेटिंग फोक फॉर्म में जो डोमिनेटिंग फोक इंस्ट्रूमेंट्स है, इन इंस्ट्रूमेंट पे रिसर्च होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा काम है। तो इसके ही मतलब इसी धारा के वजह से आज भूपेंद्र जी है या वेधुन कल्चर सेंटर है, उन्होंने ये वेबिनार रखा है। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे ज्येष्ठ रिसर्च फेलो इमिनेंट पर्सनैलिटी इन फोक एरा इन इंडिया डॉक्टर प्रकाश खांडगे। हमारी फैकल्टी है डॉक्टर मोनिका जी ठक्कर, कि जिनका लोक कलाओं में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे रिसर्च कोऑर्डिनेटर है विकास कोकाटे, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। मैं आप सभी लोगों को विनती करता हूं कि लोक संगीत, महाराष्ट्र का लोक संगीत, भारत का लोक संगीत, और इस लोक संगीत में लोक कलाओं में लोक वाद्यों का महत्व इतना अहम है। इसी तरीके से आप सब लोगों ने, आप महानुभावों ने अपने अपने मत यहाँ पे आप प्रकट करें और हमें मार्गदर्शन करें। तो मैं विनती करता हूं डॉक्टर प्रकाश खांडगे जी को कि आप अपना मत यहाँ पे व्यक्त करें। खांडगे सर। जब हम महाराष्ट्र की लोक कलाओं की बात करते हैं तो या लोक वाद्यों की बात करते हैं तो हमें एक बात का जिक्र करना पड़ेगा। लोक वाद्य हो या लोक संगीत हो, ये लोक साहित्य और लोक कलाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम लोक साहित्य की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो साहित्य संक्रांत होता है उसे लोक साहित्य कहते हैं। लोक साहित्य जो है उसमें परंपरा स्वाभाविक होती है। कोई भी लोक साहित्य परंपरा के सिवा संभव नहीं है। लोक साहित्य को लोक वार्ता, लोक ज्ञान, जानपद ज्ञान जैसे अनेक विध संकल्पनाओं के साथ जाना जाता है। पर फोकलोर के लिए लोक साहित्य, ये जो टर्म है वो विलियम थॉम्स, इन्होंने 1846 में ये टर्म का इस्तेमाल किया, उपयोजन किया, जिसको हम फोकलोर कहते हैं। फोकलोर को हमारी महाराष्ट्र की ज्येष्ठ विदुषी डॉक्टर दुर्गा भागवत, इन्होंने कह दिया फोकलोर यानी लोक साहित्य। अब जब लोक साहित्य की बात करते हैं तो जो मौखिक रूप से है वही केवल लोक साहित्य नहीं है, तो दृक रूप से और दृक श्राव्य रूप से दोनों तरफ से जो है वो उसको लोक साहित्य हम कहते हैं। जब लोक साहित्य की बात हम करते हैं तो उसमें कई व्यवधान होते हैं, कई उसके अंग उपांग होते हैं, जैसे कि लोक कथाएं हैं, लोकगीत गायन है, प्रहेलिका है और वाक्प्रचार है। बहुत सारी चीजें हैं जो लोक साहित्य में आती है। इतना ही नहीं, विधि गीत है, विधि नाट्य है, लोक कलाएं हैं, मनोरंजनात्मक लोक कलाएं हैं, प्रबोधनात्मक लोक कलाएं हैं, विधि नाट्य है, भक्ति नाट्य है। इन सब का अंतर्भाव लोक साहित्य में होता है। जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करें और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जैसे महाराष्ट्र में तमाशा है, खड़ी गम्मत है, उस तरीके से कुचमणी ख्याल राजस्थान में है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में चित्रकथी की परंपरा है
उस तरीके की बाबूजी की पढ़ की परंपरा राजस्थान में है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में बहुरूपी है, रायरंग है, उसी तरह राजस्थान में बहुरूपियां हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पूरे भारतवर्ष से एक दूसरे से मिलती जुलती है। जब हम लोक कलाओं की बात करते हैं या लोक साहित्य की बात करते हैं तो उसमें लोकवाद्य जो है वो एक अहम भूमिका निभाता है। अभी जब हम लोकवाद्य के बारे में सोचते हैं तो जो कुर्ट सैक्स करके एक बड़े विद्वान हो गए जिन्होंने वाद्य कोश की निर्मित की थी, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल के वाद्य कोश के अनुसंधान करता थे, जिन्होंने वाद्य कोश तैयार किया जिसमें 10,000 लोकवाद्यों के ऊपर रिसर्च नोट तैयार किए गए थे। तो हम जब लोकवाद्य को जानने की परखने की बात करते हैं तो लोकवाद्य लोक संगीत का एक अविभाज्य अंग है। जब हम लोक संगीत की बात करते हैं तो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दो अलग अलग धाराएं हैं। लोक संगीत जो है वो स्वाभाविक है, वो निरंतर है, निसर्ग से जुड़ा हुआ है और निसर्ग में जो जो वस्तुएं हैं जैसे कि घास हो, बांबू की पत्तियां हो, जैसे कि खाल हो अलग अलग जानवरों की, ये बहुत सारी जो चीजें हैं उससे वाद्य बनाए जाते हैं। सुशिर वाद्य हो, अवधत्त वाद्य हो, अनवधत्त वाद्य हो, कंपित पटल वाद्य हो, ताल वाद्य हो, सुर वाद्य हो, ये सब अलग अलग तरीके के जो लोकवाद्य है वो लोकवाद्य किसी ना किसी निसर्ग के वस्तुओं से बनाए जाते हैं। तो निसर्ग का और लोकवाद्यों का एक अनूठा संबंध है। हम ये भी कह सकते हैं कि निसर्ग के वस्तुओं के सिवा लोकवाद्य संभव नहीं है। तो हम जब लोक संगीत में लोकवाद्यों की भूमिका की चर्चा करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या फर्क है। लोक संगीत भी शास्त्रीय है और शास्त्रीय संगीत भी शास्त्रीय है, पर शास्त्रीय संगीत शास्त्रोक्त है, माने उसका व्याकरण तैयार है, उसमें लॉजिक है, उसमें उसका ग्रामर है, उसमें उसका अर्थमेटिक है। उसके सिवा शास्त्रीय संगीत संभव नहीं है। शास्त्रीय संगीत एक शास्त्रीय धारा के पहलू है जिसमें ये पूरी बातें आती है, जिसमें लॉजिक है, तर्क है, तर्क शास्त्र है, गणित है। जब ताल की बात आती है तब हम ताल का त्रिताल जपताल जैसे हम बात करते हैं तो इसका गणित है। तो ये जो गणित है वो शास्त्रीय संगीत का है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि लोक कलाओं में या लोक संगीत में गणित या शास्त्र नहीं होता, उसमें भी शास्त्र होता है, लेकिन लोक संगीत में शास्त्र का वर्चस्व नहीं होता, वो सहज स्वाभाविक होता है, वो अंगभूत होता है, वो अप्लाइड नहीं होता, वो उपयोजित नहीं होता। शास्त्रीय संगीत उपयोजित होता है, अप्लाइड होता है। तब जब हम लोकवाद्य की बात करते हैं तो लोक संगीत में लोकवाद्यों का काम केवल ताल देना यही है, आगे कुछ काम नहीं है। वाद्यों में वाद्यों की प्रधानता लोक संगीत में अपेक्षित नहीं है, इसलिए लोक संगीत मानता है कि जो ताल देता है वही लोकवाद्य है, जो नाद और ताल में खेलता है और जो मौखिक जो परंपरा है उस मौखिक परंपरा का निर्वहन करते समय जो माध्यम या साधन रूप से आता है वही लोकवाद्य का काम है। तो जब हम लोकवाद्य की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके के लोकवाद्य है, जैसे कि मैंने कहा कि सुशिर वाद्य है,
जैसे दोदाना है महाराष्ट्र का, या सुरनई सनई है राजस्थान की, या महाराष्ट्र में भी सनई उपयोगी सनई का उपयोजन होता है। ऐसे सनई जैसे जो वाद्य है वो सुर वाद्य है, सुशिर वाद्य है, जिसको हम केवल मौखिक रूप से जो परंपरा आगे बढ़ती है उसमें माध्यम रूप से सनई या सुरनई का वापर होता है। नगाड़ा है, जो नगाड़ा कुचमणी ख्याल में बजता है, जो कुचमणी ख्याल में जो नगाड़ा बजता है, हमारे महाराष्ट्र में वही नगाड़े का काम केवल विवाह के मंगल समय होता है या देवी या देवता के किसी उत्सव में होता है, पर वही नगाड़ा कुचमणी ख्याल में उपयोजित होता है। या महाराष्ट्र में नगाड़े का काम ये हमारी ढोलकी करती है, या ढोलक करता है, या डफ करता है। तो अनुष्ठानिक लोकवाद्य है जिनके बजाए बगैर किसी देवता का संकीर्तन पूरा नहीं होता, उसको हम अनुष्ठानिक लोकवाद्य कहते हैं। तो यह सब अनुष्ठानिक लोकवाद्य है, इसमें वाद्य प्रधानता है और संकीर्तन में वाद्य प्रधानता होती है, फिर भी संकीर्तन गौण नहीं हो। अनुष्ठानिक लोकवाद्यों में भी, उनके बजाने में भी संकीर्तन गौण नहीं होता। जब हम मनोरंजन की बात करते हैं, हाँ, जब हम प्रबोधनात्मक शायरी की बात करते हैं उसमें डफ है। वो डफ क्यों है? डफ ये ताल वाद्य है, लेकिन डफ के जगह मृदंग क्यों नहीं? डफ क्यों है? तो मृदंग जो है, मृदंग प्रासादिक है। मृदंग के जो बोल है वो प्रासादिक है, सभी बोल, और ज्यादातर बोल मृदंग के मंदिर परिसर में जो वाद्यों का बजना होता है उसमें होते हैं। तो मृदंग नहीं होता पवाड़े में। क्यों नहीं होता? तो पवाड़ा ये प्रांगणीय कला है और उसमें महाप्राण आते हैं। महाप्राण किसको कहते हैं? फा फा भा भा, यह सब महाप्राण है। तो इनका उच्चारण पोवाड़ा में होता है। जो पोवाड़ा जो है, जिसको हम कहते हैं प्रवद। प्रवद बोले तो जोर से बोलना, तो पोवाड़ा का मतलब है प्रवद, जोर से बोलना। तो हम जोर से बोलते हैं तब उसके लिए सहायभूत वाद्य डफ होता है। डफ क्यों होता है? डफ इसलिए होता है कि उसमें वो महाप्राणों से अनुसार उसका अकुंचन प्रसरण डफ में होता है। मान लीजिए अगर डफ में मीन्स पोवाड़ा में अगर कोई ओवी का छंद हो, तो ओवी का छंद जब शुरू होता है तो डफ का जो बजना होता है वो मृदुंग जैसा होता है। तो डफ, लेकिन बजता है मृदुंग जैसा, क्योंकि ओवी का छंद है। वीर रसपूर्ण पोवाड़ा हो तो उसका जो बजना है उसके लिए नगाड़ा या ढोलक ढोलकी की अनुभूति डफ ही देता है। अपने बहुत सारे वाद्य ऐसे हैं, लोकवाद्य, जो अलग अलग रसों की अनुभूति देते हैं। जब हम खंडोबा के जागरण की बात करते हैं तो एक दिमड़ी जैसा छोटा वाद्य है, वो अलग अलग रसों की अनुभूति देता है, और जिसमें गुप की चाल होती है, दुड़ की चाल होती है। अभी गुप की चाल बोलेगा तो क्या, जो दुमपुर होता है, नर होता है वाद्य, लोकवाद्य, तो नर जो बजता है
उसको धुमपुर कहते हैं, और मादी जो बस्ती है उसको शाहीपुर कहते हैं। तो जब दिमड़ी बजती है तब लावणी सदृश कोई श्रृंगारिक रचना बानुबाई या मानसा का कोई कायम होता है। तो इसलिए वो धुमपुर जो है वो मृदुंग के धुमपुर जैसा बजता है। जो कोई वीर रसपूर्ण वर्णन हो उसके लिए वो धुमपुर बजता है, जो पोवाड़ा में डफ का काम करता है। तो बिल्कुल इस सर। तरीके से हाँ, तो खांडे इस सर, तरीके से हाँ, तो खांडे सर। लोकवाद्यों के बारे में बोलिए बोलिए। हाँ जी, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के दायरे में गोवा, हाँ महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 4 राज्यों का अंतर्भाव होता है। ये 4 राज्य उसके पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के दायरे में आते हैं। यहाँ हाँ पे इन सब लोक कलाओं का और लोक विधाओं का और लोक वाद्यों का एक अंतर्भाव होता है। जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो महोत्सव होते हैं, जो उत्सव होते हैं, उसमें इन सब वाद्य जो है, ये वाद्य वहां पे बजते हैं। जैसे हम खालो या धालो लेंगे गोवा का, या गोवा का दशावतार लेंगे, तो उस दशावतार में जो वाद्य बजती है, कोंकण में जिस तरीके की वाद्य बजती है, महाराष्ट्र के अलग अलग प्रांतों में जो प्रकार की वाद्य लोक कलाओं में बजती है, लोक संगीत में उनका योगदान होता है, उसी तरीके से गुजरात में और उसी तरीके से राजस्थान में बजता है। आप बहुत अच्छी तरीके से बात रख रहे हो कि जो रण वाद्य है, अवनद वाद्य है, शिशिर वाद्य है, इन सब वाद्यों का योगदान जो लोक संगीत में हो चुका है, वही योगदान पूरी भारतवर्ष में लोक संगीत में होता है। और उसी तरीके से हम जो लोक संगीत की बात करते हैं या लोक वाद्यों की बात जो हम कर रहे हैं, उन लोक वाद्यों को रणवाद्य बोलते हैं या अवनद वाद्य बोलते हैं। तो नगाड़ा किस समय बज रहा है, या हलगी किस समय बज रही है, या ढोलक किस समय बज रही है, इसका थोड़ा सा विस्तृत से आप विवेचन कीजिए, मैं आपको विनती करता हूं सर। जो वाद्य होते हैं लोक वाद्य, वो केवल रस सापेक्ष नहीं होते, उनका संबंध केवल रस से नहीं होता, तो विधि विधानों के साथ होता है। इतना ही नहीं, रस के साथ, विधि विधानों के साथ और प्रहर के साथ भी वाद्य होते हैं। अगर हम बात करेंगे वाद्य की, तो जब हमारी शुरुआत होती है, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, अंडमान निकोबार हो, कोई भी राज्य हो, तो इन सब राज्यों में जो गतिविधियां शुरू होती है वो सुबह से शुरू होती है। जब हम सुबह से लेकर रात तक वाद्यों का, लोक वाद्यों का अगर चिंतन करें, तो हमें एक बात समझ में आ जाएगी कि वाद्यों की तीव्रता मंद गति से तीव्र गति तक बढ़ती जाती है समय के साथ। जैसे हम कहते हैं कि जब प्री डॉन पीरियड, जब राम प्रहर होता है, जो राम प्रहर को प्री डॉन पीरियड कहता है, जिसे हम सुबह कहते हैं, सुबह से भी पहला पीरियड है जिसको प्री डॉन पीरियड कहता है, जिसको राम प्रहर कहते हैं। तो राम प्रहर में एक वाद्य बजता है, और वो वाद्य जो है वो बजाने वाला है पिंगड़ा। वो पिंगड़ा अपने काठी में, लकड़ी की काठी में एक घुंघरू बांधता है, और घुंघरू बांधकर वो वाद्य प्री डॉन पीरियड में या राम प्रहर में बजना शुरू होता है। उसके बाद राम प्रहर के तुरंत जब वासुदेव आता है गांव में, पिंगड़ा के बाद, तब वो
एक घुंघरू का 20-25 घुंघरू हो जाते हैं। और वासुदेव अपने पैरों में घुंघरू डालकर, हाथ में एक छिपड़ी लेकर, या जैसे राजस्थान का खमाइचा होता है उस तरीके का वाद्य लेकर वो छिपड़ी बजाता है और पैर के घुंघरू उसके बजते हैं। तो एक घुंघरू से लेकर 20-25 घुंघरू तक आ गए राम प्रहर। वही उसके बाद जब हम दोपहर की बात करते हैं तो दोपहर में वही वाद्य है, कौन सा? घुंघरू। वही घुंघरू के 20-25 घुंघरू के 50-50 घुंघरू होते हैं, उनका आकार बढ़ता है और कड़क लक्ष्मी वही घुंघरू के साथ नृत्य करते हैं दोपहर को 12-1 बजे, जब सूरज माथे पर होता है और पूरी धरनी तप्त होती है, तो अपनी चित्तवृत्ति भी तप्त होती है। अगर मान लीजिए वही कड़क लक्ष्मी वासुदेव की बजाय या पिंगला के बजाय सुबह सुबह अपने को जगाने के लिए आ जाएंगी, तो क्या हम उनको दान देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनके घुंघरू का जो नाद होता है वो नाद तीव्र होता है। तीव्र नाद नींद से उठने के लिए, जगने के लिए अनिष्ट है। जब हम दोपहर के बाद शाम की बात करते हैं, जब पूरे जो गोधन है घर पे आता है, मंदिर पे काकड़ आरती शुरू होती है, ताल बजने लगते हैं, मंजीरा बजने लगता है, उसका नाद मधुर होता है, प्रासादिक होता है। उसके बाद कीर्तन शुरू होता है, प्रासादिक होता है। उसके बाद किसी मंदिर में मुरली की घाटी बजती है, नाद प्रासादिक मंगल होता है। और उसी समय रात होती है, जब देर रात तमाशा शुरू होता है, तब घुंघरू बढ़ते हैं। 5-5 किलो के घुंघरू होते हैं पैर में वो नर्तिका के, और उस समय हलगी बजती है। अभी हलगी ये रणवाद्य है, लेकिन हलगी रणवाद्य उसका उपयोजन तमाशा में हो गया, क्योंकि वो गण को बुलाने के लिए हलगी बजाते हैं, देवता को जगाने के लिए वो हलगी बजाते हैं। ये हो गया उसका सांकेतिक अर्थ। दूसरा अर्थ ऐसा है कि गांव में लोग जब तमाशा के लिए आते हैं तो यात्रा करने के बाद थकते हैं, सो जाते हैं, तो उनको उठाने के लिए, जगाने के लिए हलगी बजती है तीव्रता से। तो इस तरीके से जब हम वाद्यों की बात करते हैं, अभी समझो गोवा की बात करते हैं, उधर घूमट है, वो बहुत ही बढ़िया वाद्य है। और घूमट जो है केरल का या गोवा का, उसमें अपना एक सौंदर्य है, क्योंकि वो मंदिर में बजाया जाने वाला वाद्य है, जो वाद्य अपने नगारे का काम करता है। लेकिन घुमट जो है, घुमट की प्रकृति नगारे के प्रकृति से अलग है। नगारा रणवाद्य कहलाता है, घुमट मंदिर वाद्य कहलाता है। अभी गोवा की बात करेंगे तो गोवा में घुमट है, गोवा में मृदुंग है जो दही कालों में बजता है, गोवा में डफ है, ऐसे बहुत सारे वाद्य है। मंजीरा है गोवा में, वो भी बजता है। चकवा है, वो मंजीरा से अलग है। गोवा का चकवा जो है, जिसको कहते हैं गोवा का चकवा, महाराष्ट्र का खैतार, जो गोवा के चकवा से भी बड़ा होता है आकार में, उसको खैतार कहते हैं, जिसको शेफर कम्युनिटी बजाती है, धनगर कम्युनिटी बजाती है। और यही वाद्य है जो राजस्थान में अपने शेफर कम्युनिटी, धनगर कम्युनिटी बजाती है, राठवा। अगर हम राठवा की बात करेंगे और महाराष्ट्र के धनगरी गजे ढोल नृत्य की बात करेंगे तो बहुत साम्य है। वैसे थपेटू गुल्लू, ढोलू कुनी था,
राठवा और धनगरी गजेंद्र नृत्य, ये सब जो कला प्रकार है उसमें बड़ा मंजीरा बजता है। और वो बड़ा मंजीरा न केवल उनके पूरे बदन पर भी रहते हैं और साथ में भी रहते हैं जो बड़ा मंजीरा बजाते हैं। तो ढोल बजते हैं बड़े बड़े, तो बड़ा मंजीरा और बड़ा ढोल बजता है, जिनका काम ही केवल देवता को जागृति करना है। तो राठवा की बात कर रहे हैं हम। वैसे ही अगर हम कुछमणि ख्याल की बात करेंगे, कुछमणि ख्याल में ये नगारा है, नगारा के साथ ढोलक बजता है और ढोलक के साथ हारमोनियम बजता है और हारमोनियम के साथ दूसरा एक शिशिर वाद्य है वो बजता है और उसे कहते हैं, हमारे महाराष्ट्र में उसको कहते हैं धोदाना। बड़ा वाद्य होता है लंबाई में और जो केवल सुर का काम करता है वो सुर वाद्य है। तो इस तरीके से जब हम अलग, और यही सुर वाद्य गुजरात की भवाई में है, गुजरात के भवाई में भी नगाड़ा है और सुर वाद्य है दोदाना। भवाई में अगर आपने भवाई का खेल देखा होगा तो उसमें नगाड़ा है और ये सुरवाद्य है। हारमोनियम तो सब दुनिया भर के लोक कलाकार आजकल रखने लगे हैं। हालांकि हारमोनियम कोई बहुत पहले का वाद्य लोकवाद्य नहीं है, बाद में आ गया। लेकिन ये जो सब पहले तंतु वाद्य थे, जैसे तुनतुना कहते, जो तुनतुन करके बजता है, तुनतुना है या एक तारा है, भोपा भोपी ये एक तारा बजाते हैं। कबीरपंथी लोग एक तारा बजाते हैं। अपने बपंग के जो लोग हैं जो बपंग बजाते हैं, बपंग में एक तरफ से ये तालवाद्य भी है, तंतुवाद्य भी है, क्योंकि उसमें नीचे चर्म लगा हुआ होता है तो चर्म के साथ तंतु होता है। तो इस तरीके के लोक वाद्यों की विविधता है, न केवल महाराष्ट्र पर पूरे देश में है। और अलग अलग वाद्यों का अलग अलग हेतु है। वाद्य हेतु सापेक्ष है, रस सापेक्ष है, संप्रदाय सापेक्ष है, स्थल काल व्यक्ति संवादी है। जब हम लोकवाद्यों की बात करते हैं तब ये सब चीजें हमको उसका ख्याल रखना जरूरी है। धन्यवाद सर, आपने बहुत विस्तृत से लोकवाद्यों के बारे में यहाँ पे इस वेबिनार में बहुत अच्छी बात रखी है, क्योंकि भारतवर्ष में पूरी जो लोकवाद्य है, शिशिर वाद्य है, रणवाद्य है या जो भी चर्म वाद्य है, इन वाद्यों के बारे में और इन लोक संगीत का हम इस्तेमाल या ये लोक संगीत को कैसे हम फिल्मों में भी यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर। बाद में और हम आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे। मैं मोनिका जी से बात करता हूं कि मोनिका जी से आपको मैं विनती करता हूं कि आप लोक संगीत और फिल्मों में लोक संगीत का क्या महत्व रह चुका है, आप अपनी बात रखें। डॉक्टर मोनिका ठक्कर, लोक कला एकेडमी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। धन्यवाद सर। महाराष्ट्र के लोक धुनों का हिंदी फिल्मों पर क्या प्रभाव है, इस विषय पर मैं आपसे आज चर्चा करने वाली हूँ और ये हमारे चंदन शिविर सर जी और इनकी सबकी अनुमति से ही आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि लोक कला से फिल्मों तक की जो यात्रा होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका निसर्ग से क्या नाता है और वो वहां से प्रगत स्थान पर वो कैसे पहुंची और उसका स्वरूप कैसे बदला, इस पर हम चर्चा करेंगे। लोक कला हो या लोक धुन, इसका सीधा संबंध निसर्ग तत्व से जुड़ा होता है। लोक संगीत का निसर्ग से क्या नाता है ये समझना आवश्यक है। आदि मानव के प्राथमिक अवस्था के बाहर आने के प्रयास में और जलद गति से प्रगत दशा तक पहुंचने की इच्छा, आकांक्षा, जिद और महत्वाकांक्षा के कारण कृतिशीलता निर्माण हुई। हाथों में लिए काम और उसके अनुसार होने वाली गतिविधियों को बढ़ाने के हेतु से एक ही काम को बार बार करने से मन में आलस्य का उद्भव होने लगा। शारीरिक क्रिया करते समय उसमें कुछ सुख और दिलासा मिले, थोड़ा मनोरंजन हो, इस हेतु से हुंकार और निश्वास इनकी मदद उसने ली।
परंतु इतने पर ही उनका समाधान नहीं हुआ। बुद्धि के प्रगल्भता के साथ उन्होंने अक्षर और भाव की निर्मिति कर उनकी सहायता ली। व्यवहारिक जीवन में उस समय उनके कंठगत आवाज पर मतलब नाद पर आधिपत्य प्रस्थापित करना पड़ा। इस कारण नाद को प्रथमता प्राप्त हुई। इस नाद के दो प्रकार है, अच्छा और बुरा नाद। बहुत जोरों की भद्दी आवाजें जो कानों को अप्रिय लगती है, और रंजक नाद पर मानव मुग्ध होता है। इसमें लोक संगीत का उगम स्रोत हमें दिखाई देता है। यह संगीत तक सज्ज करने हेतु यथावकाश उसने आसपास के वातावरण को और निसर्ग की सारी उपलब्ध बातों का आकार लिया। उनमें मुख्य घटक है नाद। नाद यह जगत व्यापी है। विश्व में नाद का महात्म्य बहुत ही बड़ा है, वह श्रेष्ठ है। अपितु मानव का प्रतिदिन के व्यवहार में नाद के बिना चलना असंभव है। इसकी उसे समझ आ गई। नाद यह सर्वत्र भरपूर और भारी, जिसे मंत्र मुग्ध हम कहते हैं, वो रहा। और ये भी उसे समझ आया। मानवीय स्वभाव के अंतरंग को खोलने के लिए भावनाओं का आविष्कार करने के लिए चित्र, शिल्प और संगीत यह प्रधान साधन है। यह उसने मान लिया। उसने माना। चित्र ने कल्पनाओं को स्वरूप दिया, शिल्प ने मूर्ति स्वरूप आकार दिया और संगीत ने उसे गति प्रदान की। चित्र यह संगीत का शरीर, तो संगीत यह जीवन बन गया। मानव और संगीत, इनका जन्म कमोबेश साथ साथ ही हुआ। जिन लोगों को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आती, ऐसे लोग संगीतालाप से नजदीक आते हैं। भाषा की कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। ध्वनि के नाद माधुर्य से पशु पक्षी भी आकृष्ट हो जाते हैं। मानवेतर प्राणी संगीत के नाद पर लुप्त हो जाते हैं। ऐसा स्वरों का मतलब, नाद का प्रभाव उसे प्रतीत होता है। अर्थहीन अक्षरों से भी एक प्रकार की नाद कृति निर्माण हो सकती है। यह एक विशेष पूर्ण अंग संगीत में है। शब्दों के ताने बाने में ना पाए जाने वाले अलग नाद कृति, इसका आकर्षण ही उसके संपूर्ण अलग नाद समुच्चय में होता है। अर्थहीन नाद समुच्चय समूह को भारित कर सकता है और लोगों के मन पर आरूढ़ हो सकता है। उसमें उच्चारण का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। नाद पूर्णता के इसी गुणों का असर लोक गीतों में उपयोग किए जाने वाले यमक, प्रास आदि दूसरे विशेष से होता है। इसका पुनः पुनः प्रयोग मन को भारित करता है। इसका कारण यह मात्र है। संगीत यह स्वर नादों से और काव्य यह शब्दों से प्रकट होता है। ये जो रूप है, भावना निर्माण कर सकती है। व्यक्त हुए उच्चारित शब्दों में अनिर्वचनीय बातों का विशेष होने के लिए शब्दार्थ के साथ साथ दूसरे दो साधनों की सहायता भी लेनी पड़ती है। ये दो बातें, चित्र और संगीत, जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, वह शायद चित्र से दर्शाया जा सकता है। उसी प्रकार साहित्य में प्रास युक्त व नाद युक्त भाषा की रचना की सहायता ले सकते हैं। चित्र से कल्पना को मूर्त स्वरूप प्राप्त होता है, तो संगीत से वह गतिमान होता है। शब्द जहाँ अपूर्ण होते हैं, तब उसे पूर्णत्व प्राप्त करने हेतु संगीत सामने आता है। संगीत शब्द की शक्ति को बढ़ाता है। जो विषय साधारण रखा जाए, वह संगीत के योग से उच्चतम पद पर पहुंच जाता है। शब्द से भावना व्यक्त होती है, परंतु वह नाद के मृदु तीव्रता पर आधारित होती है। स्वर नाद यह संगीत का प्राण है। इसीलिए संगीत यह स्वर काव्य माना जाता है और यह विशेष के नाद पर ही आधारित रहा है। सभी प्राणियों में मानव को श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धिमत्ता की कसौटी पर मानव उच्च साबित हुआ। चिकित्सक बुद्धि यह मानव स्वभाव है। इस स्वभाव के कारण वह विशेष चौखट में नहीं रह सका। सभी क्षेत्र में उसने उत्तरोत्तर प्रगति की है। अश्मयुगीन मानव और आज का मानव, इसमें जो अंतर है वह उसकी प्रगति में है। आकाश के नाद का उपयोग कर वह रूपांतरित करने के लिए उसने अपने असामान्य बुद्धि का ऐसे ही भरपूर प्रयोग किया है। निसर्ग की जिन जिन बातों से आकर्षण प्रतीत हुआ है, वह सब कुछ उसने अनुकरण के माध्यम से प्रत्यक्ष में अवतरित किए।
यह अनुकरण करने में उसे एक प्रकार की संपूर्णता प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्राचीन ग्रंथ के कुछ पन्नों से यह परिस्थिति ध्यान में आती है। संगीत के स्वर सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा, इनकी योजना कौशल्य पूर्ण की गई। सप्त स्वरों का सच्चा निर्माण करता निसर्ग है। देव, गंधर्व अथवा मानव इन्हें अनुसंधान करता मानना चाहिए। मातंग कृत बहदेशी इस ग्रंथ में कहा गया है कि यह सारा जग ही नादात्मक है। न नादे न विना गीतम, न नादे न विना स्वरम, न नादे न विना नृत्यम, तस्मादात्मकम जगत। पंचम स्वर के संशोधक नारद महर्षि हैं। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। स्वयं एक तंत्री वीणा से पंचम स्वर की निर्मित अपने आप होती है। इसका अनुभव स्वयं नारद जी ने लिया है। नारद के समान दैवत निषाद के संशोधक तुमरु ऋषि हैं। नारद जी की आज्ञा से मतंग ऋषि ने बहुद्देशीय यह ग्रंथ लिखा। बहुद्देशीय ग्रंथ में ध्वनि का अस्तित्व जगत व्यापी है। ध्वनि के उच्चता से स्वर का संबंध होता है। उसी प्रकार पशु पक्षी की आवाज का संबंध श्रेणी ध्वनि के उच्चता से अथवा नीचता से, कौन से पशु पक्षी सप्त स्वरों से कैसे ध्वनि साम्य दर्शाते हैं, उसका निर्देशन इत्यादि जानकारी मातंग मुनि ने दी है। मोर की आवाज षडज माने तो षडज के अनुसार चातक, अज, क्रौंच, मेंढक और हाथी इनके ध्वनि अनुक्रमानुसार ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैव और निषाद से निश्चित होते हैं। षडजम वदति मयूरः, ऋषभम चातको वदेत, अजा वदन्ति गांधारम, क्रौंचे वदति मध्यमम, पुष्प साधारणे काले कोकिलः पंचम वदेत, प्रावृट काले संप्राप्ते दैवतम दुर्धरो वदेत, सर्वदा च यथा देवी निषादम वदेत गजः। पंडित दामोदर मिश्र कृत संगीत दर्पण में इस ग्रंथ में नादों का महात्म्य जो वर्णन किया है करते हुए उन्होंने आंजनेय का मत प्रस्तुत किया है। नादाब्धिस्तु परम्पारम न जानाति सरस्वती, अद्यपि मंजन भयाक्षतुम्मं वहति वक्षसि। नाद रूपी सागर की अथांग सीमा पार करने की युक्ति स्वयं सरस्वती जी के पास भी नहीं है, और इस सागर में डूब जाने का डर तो होना ही नहीं चाहिए। इस कारण माता सरस्वती अपने वक्ष स्थल पर दो तुम्ब वह सदैव धारण किए हुए होती है। ऐसा सरस्वती वीणा का वर्णन किया हुआ है। ऐसा यह नाद महात्म्य है। पंडित दामोदर मिश्र इस पंडित का संगीत दर्पण ये ग्रंथ है। इस पर से जहांगीर बादशाह के शासन काल में वह थे ऐसा तर्क लगाया जाता है। नाद से संपूर्ण विश्व भरा हुआ है। नाद के कारण वर्णोच्चार मतलब अक्षर, वर्ण पद मतलब शब्द, पद के कारण भाषा व भाषा के कारण जगत व्यवहार, ऐसा उन्होंने प्रतिपादन किया है। पंडित भातखंडे इन्होंने ऐसा कहा है कि संगीत में नाद की महिमा सर्वश्रेष्ठ है, किंतु मानव के व्यवहारिक जीवन में भी नाद को महत्व है। इस नाद के दो प्रकार होते हैं, एक आहत, एक अनाहत। यह देह से उत्पन्न होकर अनाहत नाद मुक्तिदायक किंतु रंजक नहीं है। श्रुति प्रकार से आहत नाद रंजक अथवा भावभंजक होता है। संगीत से जुड़ा गायन ही वह माध्यम है जो शब्दों को जीवित करता है। संगीत में गायन, वादन और नर्तन इन तीन बातें समाहित होती है। पंडित निशंक शांगरदेव रचित संगीत रत्नाकर इस ग्रंथ में 7 अध्याय हैं। उसमें से गीत, वाद्य, नृत्य इन 3 कलाओं को मिलाकर संगीत यह नामाभिधान प्राप्त हुआ है। नृत्य यह वाद्यानुयायी है, वाद्य गीतानुयायी है, और इसीलिए गीत यह संगीत के प्रधान अंग होने के साथ वह श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत वर्तते, नृत्यम वाद्यानुग प्रोक्तम वाद्य गीतानुवृत्ति च, अतो गीतम प्रधानत्वा दत्रादावभिधीयते। स्वरोक्तप्ति के स्थान उर, कंठ और श्री यह है।
मधुर एवं कोमल स्वर को वक्र करने का अभ्यास गले को सुलभ है। वह क्रिया वाद्यों से अपेक्षित रूप से कठिन है। ऐसा वाद्य बनाना आसान नहीं है। नैसर्गिक वाद्य मतलब कंठ वाद्य, इसका मानव ने सर्वोत्तम जतन किया है। मानवीय कंठ से एक समय एक ही स्वर निकलता है। लगातार स्वर जुड़कर गीतों की स्वर रचना सज्ज होती है। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में मेलोडी कहते हैं, जो हिंदुस्तानी संगीत में 3000 वर्ष पूर्व से ही अस्तित्व में है। अभी भी वह नाम शेष नहीं हुई। मेलोडी यह लय प्रधान और स्वर प्रधान होती है। भारतीय संगीत मेलोडी पर आधारित है। मेलोडी की अपेक्षा में हारमोनी में नूतनता मिलती है। विविध स्वर एक ही समय पर एकत्र रचना कर हारमोनी तैयार करते हैं और मन की प्रफुल्लता में अपना योगदान देते हैं। यह सत्य है, किंतु नैसर्गिक रम्यता मेलोडी में जितनी है उतनी हारमोनी में नहीं है। हारमोनी में कृत्रिमता अधिक है। कृत्रिमता में रम्यता ढूंढना अर्थात विशेष अध्ययन और मनन की आवश्यकता होती है, और यह दोनों लोक संगीत को कभी भाएंगे नहीं, क्योंकि जो सहज, सुलभ और विनायास साध्य होते हैं वही ग्राह्य होते हैं। निसर्ग और मानव मन इनमें अंतर नहीं होता। कला और शास्त्र इनकी पूर्णावस्था तथा प्रगति यह समझदार विद्वान मानव के कष्ट, अनुसंधानात्मक बुद्धि की प्रगल्भता, उसका अविरत उपयोग और मन की निस्वार्थ धारणा इन गुणों के कारण होती है। शिशु को रिझाने के लिए माता ने गाई हुई लोरी स्वर और शास्त्र इस पर आधारित नहीं होती। यही न्याय अन्य लोक संगीत को लागू होता है। उत्स्फूर्त ऐसे स्वरों की निर्मित वह भी नैसर्गिक वातावरण में ये भी एक लोक संगीत का व्यवच्छेदक लक्षण है। लोक संगीत की काव्य रचना करते समय भी मानव ने निसर्ग का साथ नहीं छोड़ा, अपितु हमेशा ही उसका हाथ थामे रखा है। सुबह के प्रहरता की प्रसन्नता, हवा की शीतलता, प्रकाश, उगते और ढलते सूर्य की रक्तिमा, चंद्र की शीतलता, आकाश की भव्यता, विशालता, ज्योत की पवित्रता, सात्विकता, शुद्धता, इनका स्मरण हमेशा ही रखा गया है। गीतों में कौटुंबिक नाता, सर्वसामान्य जनता के जीवन में घटने वाली सरल और साधारण घटनाएं, त्योहार, उत्सव, पूजा अर्चा, विवाह, शिशु का जन्म, मायका और ससुराल, गाता हुआ कंठ, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी, पिसाई, ये लोक गीतों की आकर्षक घटनाएं हैं। कोई भी विषय हो, सर्वप्रथम सम्मान निसर्ग को ही दिया गया है। उपरोक्त चर्चा, ये जो सारी हमने अभी चर्चा की, इस चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि लोक संगीत यह निसर्ग की देन है। इससे कोई अछूता नहीं रह सकता, फिर वह आधुनिक मनोरंजन का माध्यम फिल्म क्यों ना हो। फिल्म जगत मानव कृत है और मानव यह निसर्ग का आविष्कार है। जिस प्रकार से सरगम के 7 स्वर ही संपूर्ण संगीत का आधार है, उसी प्रकार लोक धुन भी गीतों का आधार हो सकती है। कारण कि धुन ही ऐसा माध्यम है जो रसों की निर्मिति का कारण बनती है, और रस ही है जो हमारे भाव भावनाओं को उजागर करती है। फिर वह श्रृंगार हो या विरह हो या फिर हास्य हो, इन रसों को उजागर करने में धुनों की कारण बनती है, जो श्रोताओं के दिल को स्पर्श करती है। उसी धुनों को कई संगीत निर्देशकों ने हिंदी फिल्मों में प्रयोग कर शब्दों को बदलकर प्रस्तुत किया है। फिर भी वह लोगों के मन को भाई, जितनी लोक गीतों में भाई, उसका एकमात्र कारण था कि वह धुन उन्हें अपनी लगी, क्योंकि वह उनकी अपनी थी, जो निसर्ग से निर्मित थी। इसके कारण, इसके उदाहरण के तौर पर कुछ गीतों की धुनें जो महाराष्ट्र के लोक कलाओं से हिंदी फिल्मों में आई और उन्होंने अपनी पहचान सफलतापूर्वक प्रस्तुत की, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला गीत है मैं कोल्हापुर से आई हूँ। माधुरी दीक्षित जी पर यह फिल्माया गया था। फिल्म थी अनजान और 1994 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और लोक गान पद्धति की लावणी, गायक थी साधना सरगम, संगीत था आनंद मिलिंद का। इस फिल्म में प्रस्तुत गीत महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक कला प्रकार तमाशा के एक महत्वपूर्ण घटक लावणी के धुन पर सज्ज हुआ था। दूसरा गीत है हमको आजकल है इंतजार, कोई आए लेकर प्यार।
तो ये फिल्म है सैलाब, 1990 में ये रिलीज हुई थी और लोक गान पद्धति थी कोली गीत, गायक थे अनुपमा देश पांडे, संगीत था बप्पी लहरी इनका। इस फिल्म में महाराष्ट्र के लोक कला प्रकार विशेष कर कोकण का और मुंबई का कोली, यह लोक कला प्रकार के धुन पर और खासकर लोक कला प्रकार के स्वरूप को भी उन्होंने उजागर किया था। अगला गीत है पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा गपोरी पिंगा। फिल्म बाजीराव मस्तानी में जो 2015 में रिलीज हुई थी, लोक गान पद्धति थी मंगला गौर गीत थे ये, और श्रेया घोषाल और वैशाली मांडे जी ने ये गाया था और संजय लीला भंसाली इसका संगीत उन्होंने दिया था। इस फिल्म में पिंगा दो पोरी पिंगा ये धुन और शब्द लिए हैं, बाकी सारे शब्द बदल दिए गए हैं और साथ ही धुन को भी आधुनिक बनाया है। अंततः यह कह सकते हैं कि यह गीत लोक और आधुनिकता का फ्यूजन है। अगला गीत है असं काय करताय डोळ्यात बोलताय समथिंग और उधड़ 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 हो। फिल्म है मलाल, 2019 में ये रिलीज हुई। लोक गान पद्धति थी, लोक गीतों का फ्यूजन था वो पूरा। गायक थे आदर्श शिंदे और संगीत था संजय लीला भंसाली का। इस गीत में लोक देवी का गीत उदो उदोकार, मंगला गौरी की फुगड़ी फू बाई फू और गणपति की आरती और उसकी इसकी जो द्रुत लय है वह गोविंदा, मटकी फोड़ने वाला जो गोविंदा होता है वहां गोविंदा की तरह प्रतीत होती है। इस पर से यह लोक धुनों का फ्यूजन है ऐसा कहा गया है। हमारे पास समय नहीं तो वो सुनाकर अगर मैं आपको बताती कि ये देखिए ये पार्ट ये बोलता है, ये पार्ट किस तरह से है, तो आपको शायद वो ज्यादा क्लियर होता। अगला गीत है आली कड़क लक्ष्मी आली। फिल्म है यशवंत, 1996 में ये रिलीज हुई थी और गायक थे सुनीता सारथी, लकी अली, कार्तिक। लोक गान पद्धति थी पोतराज के गीत और संगीत दिया था AR रहमान इन्होंने। इस गीत में महाराष्ट्र में प्रचलित लोक कला प्रकार जो पोतराज अथवा जिसे कड़क लक्ष्मी कहा जाता है, उनके कला प्रकार और धुन पर आधारित थी, लेकिन इस धुन को आधुनिक बनाया गया था, वो उनकी ओरिजिनल धुन नहीं थी। आगे का गीत है कहना ही क्या कि नैनेक अनजान से जो मिले। फिल्म है बॉम्बे, 1994 और लोक गान पद्धति श्रृंगार है इसका और भक्ति गीत से इसको लिया है गीत और संगीत है AR रहमान इनका। यह गीत महाराष्ट्र के भक्ति संगीत का एक अनूठा उदाहरण है। जिस प्रकार हिंदी फिल्मों में सूफी संगीत और संपूर्ण गीतों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया और जो अल्लाह के लिए गाया वही फिल्मों में अपने प्रियतम के लिए गाया गया। उदाहरण के तौर पर तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा, ये जो गीत है उसी प्रकार मराठी भक्ति गीत के धुन का प्रयोग किया गया। संतों का यह गीत जो शाहिर साबले जी ने गाया था, जैसे हिंदी जो गीत है कहना ही क्या कि नैनेक, और भक्ति गीत है या विठूचा हरिनामाचा झेंडा रोविला कहना ही क्या, इस प्रकार से। तो यह गीत जो है वो लोक संस्कृतीचे कृतिरूप म्हणून आहे। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज अनम्यूट कीजिए। लोक या फिल्मों में किया गया है। AR रहमान है, भूपेन हजारिका है, इला अरुण है, यहाँ पे महाराष्ट्र आगे वही है, मैं शुरू ही रख रही हूँ, लेकिन सर ने अनम्यूट नहीं किया था, बीच में उनकी आवाज आई इसलिए मैं रुक गई। यह गीत 80 के दशक का है। जितना यह भक्ति में मधुर लगता है उतना ही अपने प्रियतम के प्रेम को साझा करने में लगता है, क्योंकि प्रेम ही भक्ति का आधार है। इसलिए वह सबके मन को भाया। अगर कोई गीत सबके मन को भाता है, आनंद देता है, तो वह अच्छा या बुरा इस पलड़े से परे हो जाता है। जिस प्रकार महाराष्ट्र के लोक धुनों को हिंदी फिल्मों में प्रयोग किया गया, उसी प्रकार उसे एल्बम में भी प्रयोग किया गया। इतना ही नहीं, अपितु हिंदी फिल्मों की धुनों को मराठी भक्ति गीत में लाया गया। वह इस प्रकार है। गीत है मैं पिया तेरी तू माने या ना माने
फिल्म है बसंत बहार, 50 के दशक का ये गीत है। गायन पद्धति श्रृंगार है। गायक है आशा भोसले, मन्ना डे, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और संगीत है शंकर जयकिशन का। इस गीत के धुन को मराठी भक्ति गीत में ढाला गया जो 70 के दशक का है। गीत है जैसे जो 50 के दशक का गीत है, मैं पिया तेरी तू माने या ना माने, गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरिया। तो गायक थी इसमें लता मंगेशकर और संगीत दिया था हृदयनाथ मंगेशकर जी ने। गीत रचना शांता शेलके जी की थी और पद्धति थी भक्ति गीत या आरती की तरह उसका प्रयोग किया गया। जिस प्रकार मराठी लोक धुनों का प्रभाव हिंदी फिल्मों पर दिखता है, उसी प्रकार हिंदी फिल्मों के गीतों के धुनों में धुन भी मराठी में अवतरित हुए और प्रशंसा का कारण बनी। उपरोक्त चर्चा से यह सिद्ध होता है कि लोक कला का नाटक के साथ, फिल्मों के साथ लेन देन सदियों से चला आ रहा है। लोक कला को अगर हम माता मानते हैं तो लोक कला ने अपने बालक को बहुत कुछ दिया है और बालक ने भी अपना ऋण अर्पण करने का प्रयास किया हुआ दिखाई देता है। जिस प्रकार संगीत से लय, ताल, स्वर को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार लोक कला से जन्मे संगीत को भी अपनों से या अपने आप से अलग नहीं समझा जा सकता। लोक संगीत के लोक धुन जब फिल्मों में गई तब उसने आधुनिकता का चोला पहना है, क्योंकि फिल्म के गीतों को आधुनिकता के चौखट में रहकर प्रस्तुति देना अनिवार्य है। लोक धुनों को मर्यादा नहीं, वह तो पर्यावरण, वातावरण, स्वभाव और परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है, क्योंकि परिवर्तन यह निसर्ग का नियम है और नित्य नूतनता यह लोक कला का विशेष है। लोक कला की पहचान सहजता है, जिसका संवेदनशीलता, सेंस, तत्व, इसेंस और सहजता, इनोसेंस, मतलब सेंस, इसेंस और इनोसेंस इनके मुख्य तत्व हैं और फिल्म को शास्त्र के साथ आधुनिकता अथवा पाश्चात्य संस्कृति का चढ़ा हुआ रंग लोक धुनों के तत्व को बदल देता है। अब यह बदलाव अच्छा या बुरा नहीं होता, यह एक अलग स्वरूप होता है जो उस पार्श्वभूमि पर सुशोभित होता है। इस बिंदु पर ध्यान दिया जाए तो लोक धुनों ने फिल्म जैसे सशक्त माध्यम में पदार्पण कर फिर से अपने अस्तित्व की पहचान और याद दिलाकर अपने वात्सल्य का प्रमाण ही दिया है। धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका जी, आपने विस्तृत से यहाँ पे नाद, ताल और लोक संगीत इन त्रिसूत्री को एक जगह पे बांधकर अपनी बात रखी है। निश्चित पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और मुंबई विश्वविद्यालय की लोककला एकेडमी इस तरीके का काम करते हैं कि जो डोमिनेटिव फोक फॉर्म है उसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए और लोक कलाओं के माध्यम से लोगों का प्रबोधन होता है, उद्बोधन होता है, लोगों को लोक शिक्षण दिया जाता है। वही बात सामने रखकर जितने भी लोगों ने फिल्मों में अपना योगदान दिया है, फिल्मों में लोक संगीत का उपयोग किया है, उस तरीके से लोक संगीत की जितने भी गीतें फिल्मों में आई है, गाने फिल्मों में आए हैं, ये सब फिल्में फेमस हो चुकी है, पूरी दुनिया भर में जा चुकी है। दुनिया भर में महाराष्ट्र या भारत के किसी भी लोक कलाकार को जो महत्व प्राप्त हुआ है, जो मामे खान है या मांगनियार वाले लोग हैं या हमारे नंदेश उमप है या मेरे जैसा लोक कलाकार है, हम सब लोग दुनिया भर में हमको पहचानते हैं कि हम लोक धुनों को लेकर फिल्मों में अपना योगदान देते हैं और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। अभी हम इस सेमिनार का जो उद्देश्य था कि लोक कला, लोक साहित्य और लोकवाद्य इनका अनुबंध, इंटरेक्शन क्या होता है और इनका योगदान क्या रह चुका है, इसके बारे में विस्तृत विवेचन करने के लिए या फिर अपना प्रैक्टिकल के वजह से या प्रस्तुति के वजह से, प्रस्तुति के माध्यम से विकास कोकाटे आपकी बात हमारे सामने रखेंगे, जो कि इस सेमिनार का ये लास्ट का सेगमेंट होगा। विकास जी। हाँ सर, हेलो जी। सबसे पहले तो सभी आदरणीय गुरुजन और श्रोतागणों को प्यार भरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस लोक कलाओं में लोकवाद्यों का योगदान इस वेबिनार में मुझे अपनी बात कहने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।
और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे जो आदरणीय गुरुजन है प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश खड़गे सर, डॉक्टर गणेश चंदन शिवे सर, इनके बीच ये चर्चा हो रही है। इसलिए अगर मुझसे कोई गलती होती है तो वो यहीं पे सुधार ली जाएगी। और मैंने जिन गुरुजनों से लोकवाद्यों की शिक्षा ली वह आदरणीय विजय चौहान सर, कृष्णा मुसळे सर और स्वर्गीय शंकर घोटकर सर, इनको भी सादर प्रणाम करते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल तो बहुत समय हो चुका है। मैं अब शुरू से बताने वाला था, लेकिन मैं मेरी चर्चा बस एक 5-10 मिनट में खत्म करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारा समय हो चुका है। लोककला या लोक संगीत में वाद्यों का योगदान। हाँ विकास सर। जी, हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए हमें समय की पाबंदी नहीं है। आप विस्तृत से लोक वाद्यों में, क्योंकि आप भी पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का जब वर्कशॉप हुआ था उदयपुर में फरवरी में, जब आप भी वहां थे और भारत भर के इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे हैं, शिशिर वाद्य देखे हैं, रण वाद्य देखे हैं, लोक वाद्य देखे हैं, उनको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, आपने लिखा है उस पर। एक किताब भी पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की बहुत अच्छी किताब जो इंग्लिश में है, जो पूरे भारतवर्ष के लिए एक अहम रखती है कि इस किताब के वजह से लोग लोक वाद्य के बारे में जान सके। तो आप अपनी बात विस्तृत से रखिए। ये टेलीकास्ट होने वाला है बाद में, तो बहुत ओके अच्छी ओके तरीके सर। से हम तीनों लोगों ने भी बात रखी है, तो आप भी अपनी बात रखिए। 10 मिनट का पाबंदी आपके लिए नहीं है। ओके ओके चलेगा जी सर, धन्यवाद। जी। अ, लोक कला और लोक संगीत में वाद्यों के संबंध में अगर चर्चा करें तो ये कोई भी प्रस्तुति अपने आप में एक रुचिकर विषय बन जाती है। संगीत चाहे वो भारत का हो या विश्व के किसी भी अन्य देश का, उसमें वाद्यों का एक अलग अलग ही स्थान है। चाहे वो वाद्य राष्ट्रीय स्तर का हो या किसी क्षेत्र विशेष का, वह उस वह उस क्षेत्र का अथवा राष्ट्र की प्राकृतिक स्थिति, सांस्कृतिक गतिविधि तथा सभ्यता के स्तर पर सीधा प्रकाश डालता है। वाद्य के संबंध में विद्वानों ने कहा है कि वाद्य एक ऐसा उपकरण है जो संगीतात्मक ध्वनि तथा उसकी गति का बोध कराता है, क्योंकि गति और लय सृष्टि के प्रादुर्भाव काल से ही है। प्राचीन काल से ही मनुष्य किसी न किसी रूप में वाद्यों का प्रयोग करता आया है। जैसे जैसे सभ्यता व संस्कृति में प्रगति आई, वैसे वैसे वाद्यों के आकार, प्रकार एवं प्रयोग में भी बदलाव आता रहा है। अ, हम अगर वाद्य शब्द का अभिप्राय देखें तो बहुत सारे विद्वानों ने इसके बारे में लिखा है। वद धातु से वाद्य शब्द की उत्पत्ति होती है। यह शब्द वद धातु, जिसका अर्थ है बोलना, इस इसमें यत प्रत्यय लगाने से बना है। मतलब वद और यत बन के वाद्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, मतलब बजाने योग्य वाद्य यंत्र। डॉक्टर सुषमा कुलश्रेष्ठ के अनुसार संगीतात्मक ध्वनि तथा गति को प्रकट करने वाला उपकरण वाद्य कहलाता है। विभिन्न वाद्यों द्वारा अनुभूति, स्वर तथा लय का आनंद वाद्य संगीत अथवा वादन कहलाता है। प्रस्तुत व्याख्यानुसार लोकवाद्य के बारे में अगर ये बात कही जाए तो यह व्याख्या लोकवाद्यों को भी लागू हो सकती है। वाद्यों के उत्पत्ति के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो उसमें दो, मतलब जो प्राचीन विचारधारा है, जो भारतीय ग्रंथों के ऊपर, पुराण ग्रंथों के ऊपर है, और एक आधुनिक विचारधारा, ये दो विचारधाराएं हैं। इसमें सबसे पहले हम जो प्राचीन विचारधारा है उसके बारे में देखेंगे। भारतीय संगीत जो है धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि प्राचीन संगीत ग्रंथों में हमें वाद्यों की उत्पत्ति का वर्णन किसी न किसी देवी देवता के संबंध में प्राप्त होता है। किसी किसी वाद्य विशेष के संबंध में भी हम इस धार्मिक तत्व के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के फलस्वरूप जो रत्न मिले उसमें वीणा, शंख इत्यादि वाद्य भी थे। एक प्राचीन ग्रंथकर्ता है कल्लीनाथ जी, इनके मतानुसार
दक्ष यज्ञ विध्वंस से शिव को जो क्रोध उत्पन्न हुआ उसको शांत करने के लिए स्वाति और नारद आदि ऋषियों ने वाद्य का निर्माण किया। शिव पुराण में भी एक कथा है, उसके कथा अनुसार वीणा का निर्माण शिव जी ने पार्वती की शयन मुद्रा को देखकर उसके आधार पर किया था। इसका नाम रुद्र वीणा था। प्राचीन ग्रंथों में मृदंग आदि अवनोद वाद्य की उत्पत्ति संबंधित अनेक आख्यान प्राप्त होते हैं। जैन मतानुसार मूरज वाद्य का आविष्कार शंख निधि द्वारा हुआ। उसमें एक अन्य मतानुसार शिव जी ने जब त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त किया और जो नृत्य किया उसमें संगति देने के लिए ब्रह्मा ने एक वाद्य का निर्माण किया जिसका ढांचा मिट्टी का था, उसे मृदुंग कहा गया। शिव के पुत्र गणेश ने सर्वप्रथम इस वाद्य को बजाया। शिव से संबंधित और एक वाद्य है मूरज। उसके उत्पत्ति की संबंध एक कथा है। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर ध्यानावस्था में थे तब मूर्जासुर नामक दैत्य ने वहां आकर विघ्न उत्पन्न किया। शिव और मूर्जासुर में युद्ध होकर मूर्जासुर मारा गया और उसके गर्दन तथा हाथ पैर रहित शरीर गिद्ध उठा कर ले गए। कुछ मांस खाकर उसका शरीर नीचे फेंक दिया गया और जो उसका शरीर फेंक दिया था और उसमें और एक आगे है ऐसा कि एक दिन तीव्र वायु के कारण वृक्ष की टहनियां टकराने से वह मृत शरीर ध्वनि उत्पन्न करने लगा। एक दिन शिवजी वन में भ्रमण करते हुए इस ध्वनि के स्तोत्र की और उत्सुकतावश जानने के लिए गए। जब वे वृक्ष के निकट पहुंचे तो उन्हें उससे संबंधित पूर्व वृत्तांत स्मरण हो गया। शिवजी ने उसे अपने दाएं हाथ से दाएं मुख पर और बाएं हाथ से बाएं मुख पर छूने से अलग अलग शब्द उत्पन्न हुए। इसके पश्चात शिवजी वापस चले गए। शिवजी ने अपना ये कथन जाकर अपने पार्वती को बताया। और एक शिवजी जब उमा सहित अपनी पर्णकुटी में बैठे थे तब जल की कुछ बूंदें पत्तों पर गिरने से ध्वनि उत्पन्न हुई। वह ध्वनि उमा को अत्यंत आह्लादकारी प्रतीत हुई। उमा ने शिव से किसी ऐसे उपकरण की इच्छा की जिसके माध्यम से ऐसी ध्वनियां उत्पन्न की जा सके। कुछ देर सोचने के बाद शिव को मूरज का विचार आया और पार्वती को सारा वृत्तांत शिवजी ने सुनाया तथा उस दोनों मुख से उत्पन्न होने वाले वर्ण का विस्तृत वर्णन किया। और ये मर्दल वाद्य के उत्पत्ति के संबंध में ये चिक्के मतानुसार मर्दल नामक वाद्य का निर्माण मूर नामक राक्षस के मृत शरीर से हुआ था, किंतु चिक्क के अनुसार यह कार्य श्री कृष्ण द्वारा संपन्न हुआ। और एक पत्तों पर बूंदे गिरने से संबंधित कथा नारद और स्वाति ऋषि से संबंधित है। यह कथा भरत के नाट्य शास्त्र ग्रंथ में 33वें अध्याय में मिलती है। भरत को वाद्य संबंधी ग्रंथ का आदिकर्ता कहा जाता है। इस कथानुसार स्वाति ऋषि सरोवर में जल लाने जाते हैं, तब उस समय वर्षा होने लगती है। बारिश की बूंदें पहले मंद गति से फिर तेज गति से सरोवर में खिले कमल दल पर गिरने लगती है। ऐसा होने से अनेक प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होने लगती है। स्वाति को वह ध्वनियां कर्णप्रिय लगने लगती है। स्वाति ने यह वृत्तांत विश्वकर्मा को कथन किया और ऐसी ध्वनियां उत्पन्न हो सके ऐसा वाद्य निर्माण करने के तथा मूरज के अतिरिक्त शिवजी का संबंध डमरू नामक इस अवनद्द वाद्य से है। इनके अतिरिक्त बनारस घराने वाले शहनाई वादक अपनी शहनाई की उत्पत्ति भी शिव के श्रृंग या सिंग से स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार इसका सर्वप्रथम वादन शिव पार्वती परिणय के शुभ अवसर पर हुआ था।
वैसे आज भी शहनाई को मंगल वाद्य माना जाता है। विवाह आदि शुभ अवसरों पर इसका वादन होता है। तत्वाद्यों में अगर देखा जाए तो तत्वाद्यों में एक प्राचीन वाद्य रावण शास्त्र, जिसे रावण हत्ता भी कहा जाता है, इसका निर्माण रावण द्वारा हुआ था। गत से बजने वाला यह वाद्य सबसे प्राचीन वाद्य माना गया है। रावण हस्त के परिवर्तित रूप भारत और श्रीलंका के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इधर उधर घूमकर उपजीविका करने वाले मतलब घुमंतू जनजाति के जो लोग हैं, जो इस वाद्य को बजाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में राजस्थान में भोपा भोपी है, और महाराष्ट्र में किंगरी वाद्य बजाने वाले किंगरी तो इसी का ही एक रूप है। किंगरी बजाने वाले नाथ संप्रदाय के बहुत सारे ऐसे कलाकार है जो ये वाद्य बजाते हैं। महाराष्ट्र में भी इस वाद्य का छोटा सा प्रयोग पाया जाता है, जिसे किंगरी के नाम से जाने जाते हैं। और कुछ लोकवाद्य जो है, इस लोकवाद्यों के उत्पत्ति संबंधी भी कुछ पुराण कथाएं देखने को मिलती है। उसमें रेणुका महात्म्य इस ग्रंथ में एक कथा है जो महाराष्ट्र के तुणतुणे इस लोकवाद्य के उत्पत्ति संबंध में आती है। रेणुका पुत्र परशुराम, जिसे विष्णु का छठवां अवतार कहा जाता है, इनके संबंध में यह कथा है। परशुराम ने जब बेटासुर नामक राक्षस का वध किया, वह तब गर्दन को शरीर से अलग किया। वह गर्दन के तंतु की त्रुण त्रुण ऐसी ध्वनि उत्पन्न करके अपनी माता रेणुका के पास आकर उस ध्वनि के आधार पर स्तुति पर आराधना की। इसी क्रिया से तुणतुणे इस वाद्य की निर्मिति बताई जाती है, और गोंधल इस विधिनाट्य की शुरुआत हुई ऐसा माना गया है। गोंधल इस विधिनाट्य में संबल एक लोकवाद्य है। उसकी उत्पत्ति संबंध में एक पुराण कथा है, जो गोंधल के जो लोक कलाकार है गोंधली, वो एक गोंधल इस विधिनाट्य के संबल इस वाद्य के संबंध में गोंधलियों द्वारा एक लोक कथा सुनाई जाती है। वो कुछ इस प्रकार है। आदिशक्ति माता ने चंडमुंड नामक 2 राक्षसों का वध किया, उनकी गर्दन शरीर से अलग की। चंडमुंड इन राक्षसों ने मरते मरते देवी से आशीर्वचन मांग लिया कि हे देवी, आपकी स्तुति पर आराधना में हमारा यह मृत शरीर बजाया जाए। तब उनकी 2 गर्दनों से संबल नामक वाद्य का निर्माण हुआ। ऐसी कथा गोंधल में गोंधलियों द्वारा सुनाई जाती है। और हम आदिवासी लोक वाद्य के बारे में अगर जाने तो आदिवासी लोक वाद्य के उत्पत्ति संबंध भी अनेक लोक कथाएं है। उसमें महाराष्ट्र में अनेक आदिवासी जनजातियां हैं। इन आदिवासी जनजातियों में लोक संगीत की समृद्ध परंपरा अनेक वर्षों से चली आ रही है। आदिवासी जनजातियों में लोक संगीत, लोक नृत्य के साथ प्रयुक्त होने वाले वाद्य प्राकृतिक संसाधनों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। आदिवासी जनजातियों का कोई भी वाद्य संगीत वाद्यों की दुकान पर नहीं मिलते, क्योंकि उनके वाद्य वो खुद तैयार करते हैं। आदिवासी जनजातियों के बहुत सारे लोक वाद्य उनके पुराने प्रारूप में ही मिलते हैं। हेलो, हाँ विकास, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। डिस्कनेक्ट हो रहा है। आप बहुत अच्छी बात रख रहे हो, लेकिन आप जैसे हम पहले बोल रहे थे कि समय की भी पाबंदी है, लेकिन समय तो हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, फिर भी आप आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है उस इंस्ट्रूमेंट्स का डेमोस्ट्रेशन अभी दीजिए। ओके। तो उसके बाद हम डायरेक्ट महाराष्ट्र की लोक कला के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र के लोक कला तमाशा, इसमें जो प्रमुख वाद्य है वो तुनतुना, ढोलकी, यह प्रमुख वाद्य, और हलगी। कोई भी लोक कला प्रकार हो जिसकी शुरुआत लोक वाद्यों से ही होती है। मतलब लोक वाद्य के बिना कोई भी लोक
कला प्रकार संभव ही नहीं है। तो तमाशा में जब तमाशा की शुरुआत हलगी और ढोलकी इसके जुगलबंदी से होती है, उसे मोहरा कहा जाता है। जिसमें जो ठेका बजता है, मैं पहले वो ठेका बजाऊँगा, उसके बाद छोटा-सा ढोलकी का एक अ सोलो छोटा-सा बजाऊँगा। जो मोहरा में ठेका बजता है, ये तो महाराष्ट्र की ढोलकी थी। सर ने दिमड़ी के बारे में बताया। महाराष्ट्र के विधिनाट्य जागरण, इस विधिनाट्य में बजने वाला प्रमुख वाद्य दिमड़ी है। इस दिमड़ी के कुछ पारंपरिक ठेके हैं, वो मैं बजाता हूँ। इसमें सर ने पहले खांडगे सर ने जो दिमड़ी का एक ठेका बताया, जो दुड़की दुड़की चाल करके कहते हैं। जब जागरण में मध्य लय से जब द्रुत लय में जाते हैं, तब वो कैसे मतलब दिमड़ी बजती है, मैं थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाहूंगा। अभी मैं गाना तो नहीं गा सकता, लेकिन ये बजा के मैं दिखाऊंगा। विकास जी, हाँ क्या सर। मैं गाना गाऊं और आप बजाओगे वही? हाँ हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ। तुम्हा माळसा विनविते देव मलुराया रे, देव मलुराया, तुम्हा माळसा विनविते देव मलुराया रे। हाँ, बराबर बराबर। हाँ,
अभी अभी जो दूसरी जो द्रुतलय में है, मैं बोल दे, गाड़ी चालली घुंगराची वाट बाई डोंगराची, गाड़ी चालली घुंगराची वाट बाई डोंगरा। ये हो गई दुर की चाल। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक वाद्य है महाराष्ट्र के विधि नाट्य का, जो कि जिसे संबल कहा जाता है, और ये संबल वाद्य अभी पूरी पोजीशन चेंज हो जाएगी, पूरा सेटअप चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये वाद्य मैं नहीं बजा रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि लोक संगीत में लोक वाद्य का महत्व ये शास्त्रीय संगीत से बहुत अधिक होता है। मतलब चाहे लोकगीत और लोक नृत्य, इन दोनों के लिए वाद्य की आवश्यकता समान होती है। लोकगीत एवं लोक नृत्यों में प्राण डालने वाले वाद्य ही होते हैं, जिनके उप दोनों निष्प्राण प्रतीत होती है। जब तमाशा में लावणी में ढोलकी, गोंधड़ में संबड़, नौटंकी में नक्कारा, फाग में ढोलक, कहरों में हुड़ुक बजते हैं, तब इनके लय में हर कोई मनुष्य झूमने लगता है। अभी हमने बताया कि महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी लोक कलाएं हैं जिनकी शुरुआत लोकवाद्यों से ही होती है। कुछ वादन संकेत होते हैं, जो वादन संकेत खांडगे सर ने बताए आपको। एक दशावतार भी है, दशावतार के भी कुछ वादन संकेत है। आगमन निर्गमन के कुछ पखावज के ठेके हैं, मतलब जब राक्षस पात्र आते हैं, देव पात्र आते हैं, तब उनके आगमन के लिए अलग अलग ठेके बजते हैं। ये कुछ विशेष है। और महाराष्ट्र में आदिवासी बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य है जो लोकवाद्य के नाम से ही शुरू हो जाते हैं। उसमें सबसे पहले हम बताना चाहूंगा कि एक वाद्य है सुरथाल। सुरथाल गायन, जो कि हमने अभी हमारा जो वर्कशॉप हुआ था उसमें भी देखा। पालघर डिस्ट्रिक्ट और गुजरात, मतलब पालघर एरिया का और गुजरात बाउंड्री का जो एरिया है, आदिवासी एरिया, उसमें बजने वाला एक प्रमुख वाद्य यंत्र है जिसके ऊपर गायन भी किया जाता है, सुरथाल। ये वाद्य के नाम से ही एक कथा गायन शैली है। दूसरा है ढोल नाच। ढोल नाच के ऊपर, ढोल नाच एक आदिवासी लोक नृत्य है। मैं अभी लोक वाद्य के ऊपर जो जो लोक नृत्य है उनके बारे में बता रहा हूँ। दूसरा है तारपा। तारपा एक सुशिर वाद्य है जिसके ऊपर आदिवासी लोक नृत्य प्रचलित है। उसके बाद आता है डाक भक्ति। डाक भक्ति यानी ढाका जो वाद्य है। ढाका गायन तो वैसे विदर्भ में भी होता है, लेकिन आदिवासी जनजातियों में भी ढाका वादन की परंपरा। विकास जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। खांडगे सर नमस्कार, चंदन सिवे सर, मोनिका मादल, आप सभी का वेस्टर्न कल्चर सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। विकास बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहे हैं, डांसेस के बारे में बता रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा, मेरा एक प्रश्न है कि खानदेशी जो तमाशा होता है उसमें जो ढोलक बजती है और लावणी के नृत्य में जो ढोलकी बजती है, उन दोनों में मूल अंतर क्या है? उनके किस तरह से उसको बजाने के या उसके कौन कौन से चाल है, अगर आप थोड़ा बताएंगे और बजा के बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके सर, थैंक यू। लावणी में तो, लावणी में हेलो 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 सोडा जी, नमस्ते। नमस्कार। हाँ, ऐसा है कि जिस प्रांत की गायकी जैसी होती है उस गायकी के हिसाब से वहाँ के ताल वाद्य बजते हैं जी। खानदेश की जो गायकी है उसको खानदेशी गायकी कहा जाता है। उस पे जो ढोलक बजती है उसके बोल अलग होते हैं। और पश्चिम महाराष्ट्र में जो गायकी गाई जाती है उसे कहता है कि की आवाज कट रही है चंदन सिरे। नहीं, आवाज के हिसाब से, उस ढब के हिसाब से वाद्य बजते हैं।
तो विकास, हाँ सर। मैं पहले आपको खानदेशी गायकी गा के बताता हूँ, उस पे आप बजाना, क्योंकि आपका और मेरा गाना ये मैच नहीं होता है जो सोडाजी को मैं अपेक्षित है। हाँ हाँ तो मैं हाँ पहले मैच खानदेशी नहीं होगा। गायकी आपको गा के बताता हूँ, और फिर आप लावनी के बारे में तो आप जानते हैं लावनी कैसे बजाना है। हाँ ठीक सर सोडा जी? थैंक यू। हाँ। कुठवर पाहू वाट सक्याची, बाई माथ्याहून चंद्र की ढळला, सखे बाई ग बाई सख्याचा वकुत की ग टळला, बैण्याचा वकुत की ग टळला, बैरायाचा वकुत की ग टळला। अब यहाँ पे आप विलंबित से आप द्रुत में जाते हैं, और द्रुत से और फिर विलंबित आते हैं। यह है खानदेशी गायकी की ढब जो बजाने वाली है। आप थोड़ा बजाइए इसको। सर ने अभी जो गाया, मैं तो गाने का प्रयास तो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा उस गाने के साथ ही बजाऊंगा। मतलब कुठवर पाहू, ये थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा सर, 1-7 सेकंड का फर्क होता है। आप जब वहां पे गाओगे और मैं यहाँ पे जब बजाऊंगा तो थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा। मतलब 7 सेकंड का तो अंतराल रहता ही है किसी लाइन में। तो मैं आपने गाया है, आपने जो गाया है उसी के ऊपर मैं बजाने की कोशिश करता हूँ, मतलब मैं ही गाकर। ओके सर, थैंक यू। कुठवर शोधू वाट सक्याची, हाँ सर जी। हाँ सर। तो यही जो है ये खानदेशी ढब है। आपके पास में नाल है, ढोलक है महाराष्ट्र की, अपने पश्चिम महाराष्ट्र की, लेकिन खानदेश की जो नाल होती है वो दोनों तरफ से भी उसके आकार जैसा ढोल ढोलक चोलम में जैसे ढोलक बजती है, दोनों ओर से जो छोटे छोटे उनके मुंह होते हैं, उसी तरीके से इस खानदेशी ढोलक में भी एक मुंह छोटा 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 होते हुए जाता है। उसको भी शाही होती है, शाहीपुड़ होती है, जिसे हम चाटी कहते हैं। और बाएं साइड में जो धूमपुड़ होता है उसको भी शाही होती है, उसे जिसे हम धूमपुड़ बोलते हैं। जी सोडा जी। मैं हाँ सर। हाँ, हेलो हेलो। हाँ जी। चंदन शिवे जी। जी सर। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। वो जो खानदेशी गायकी है उसमें एक विशेषता है उसकी, कि पूरा जो उनकी जो झील होती है वो पूरी होती है और उसके बाद बजाना शुरू होता है। हालांकि पश्चिम महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता, झील के साथ बजाना होता है। तो खानदेशी गायकी में ऐसा होता है कि झील पूरी गाते हैं और उसके बाद में फिर डफ पर बजाना शुरू होता है। अरे माझा राम राम रे, अरे माझा राम राम रे जी जी, अरे माझा राम राम रे, और बाद में शुरू करते हैं डफ से बजाना, ये खानदेशी गायकी में। बराबर। अच्छा, ठीक है। तो पश्चिम महाराष्ट्र की गायकी में जब आप ढोलकी का वादन करते हैं तो उसका पहले कोई मुखड़ा बजाते हैं या उसको गायकी के साथ ही आरंभ करते हैं? चंदन शिवे जी बताएं। हाँ हाँ हाँ, तो कोई भी अगर मतलब लावणी होती है, लावणी में तो पहले छोटा सा एक मुखड़ा तो होता ही है। अगर लावणी हो या तमाशा का गण हो, मैंने तो बताया आप सबसे पहले कि तमाशा की शुरुआत ही ढोलकी और हलगी इसकी जुगलबंदी से होती है, उसे मोहरा कहते हैं। इस तालवाद्य की जुगलबंदी से ही तमाशा की शुरुआत होती है, उसके बाद गण होता है। मतलब गण हो या लावणी हो, कोई भी तमाशा का जो है
मतलब लावणी है, गण है या कटाव है, शिलकार है, ये सब के शुरू में थोड़ा सा ढोलकी का तोड़ा होता ही है। मतलब ये वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है या शॉर्ट होता है, मतलब लेकिन थोड़ा सा तो तोड़ा होता ही है। एक लावणी का छोटा सा शॉर्ट मतलब हम तोड़ा सुनेंगे। ये हर बिल्कुल। नृत्य के, हाँ सर, ये थोड़ा हर एक नृत्य के हिसाब से होता है। कहीं कभी छोटा होता है या कभी थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है। तो सर, महाराष्ट्र या पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोक कला प्रकार है, उन लोक कलाओं में लोक संगीत का महत्व या लोक वाद्य का महत्व की समृद्ध की है। आज पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के साथ में कोलैबोरेट करके ये जो वेबिनार यहाँ पे रखा, तो ये जितने भी आर्टिस्ट, उनका मैं मुंबई विश्वविद्यालय और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, इनकी ओर से आप सभी का मैं धन्यवाद मानता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने इतने और इतने मालूमात या इस बारे में अपना विश्लेषण यहाँ पे प्रस्तुत किया। इसके लिए अपनी ओर आपके धन्यवाद मानता हूँ और आपका सोडा साहब और भूपेंद्र जी, आपने धन्यवाद मान कि आप इसका समारोह करें।